तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी की पेपर 2022 में जो हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए थे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपये है, विक्रय मूल्य 1420 रुपये है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए और उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करना है। तो निकटतम संख्या में बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको सीधे-सीधे दिखाई दे रहा है 400 रुपये की छूट दिखाई दे रही है। नीचे हमें अंकित मूल्य रखना होता है, तो हमने अंकित मूल्य रख दिया है और 100 से गुणा कर देंगे सामान्य घटना। भाई देखेंगे 0 कट रहा है, काट देंगे। 2 से कट रहा है, 2 9 18 2 एकम 2, 2 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि 20 के बाद ये डबल ज़ीरो लग जाएगा, तो हमको 91 से भाग करना है 2000 में, ठीक? 9 दूनी 18, 2 बार जाना चाहिए, ठीक? 2 एकम 2, 9 दूनी 18 कितना बच जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ओके, 8 हो जाएगा और 9 में से 8 गया 1, ठीक है? कट गया 0 हो जाएगा और ये 2 बार तो जाएगा। क्या बात करते हो? कितनी बार जाएगा ये? ज़ाहिर-सी बात है ये 8 बार देखो विकल्प में 8 बार, 5 बार, 6 बार तो नहीं, 2 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार से कम जाएगा लेकिन हम 2 बार लगभग ले सकते हैं। 182 है, 80 है, ठीक है? अगर दशमलव में जाएँगे थोड़ा समथिंग जाएगा तो यहाँ ये लगभग में 22 सही जवाब है, ठीक है? लगभग में हमको उत्तर देना है, तो आप देख ही सकते हैं एकदम सही, ठीक बैठ रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित 2 बाह्य कोणों का अनुपात 7:5 है, तो इन दोनों में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है? भाई साहब बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि समांतर रेखाएँ ऐसी होती है, तिर्यक रेखा ऐसी होती है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अगर कोण की हम बात कर लें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे ये बाहर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, ये तिर्यक रेखा का एक ही ओर का है। देखिए बाहर कोण की बात कर रहे हैं तो इसलिए बाहर की बात कर ले रहे हैं, नहीं अंदर की बात करता तो ये दोनों अंदर वाले थे, ठीक? अच्छा, इन दोनों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, एकदम सामान्य घटना वाली बात है, ठीक? अब इन दोनों का अनुपात 7 और 5 दिया तो 7, 5, 12 बराबर आपका 180 है। 7, 5, 12 बराबर 180 है। तो हमको क्या कह रहे हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है, यानी कि इसका अंतर पूछ रहा है। तो 7 में से 5 गया तो 2 के बराबर आपसे पूछ रहा है। जैसे आपको 12 में से 2 प्राप्त करना है तो आप 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूनी है 12, 2 मिल जाएगा, 86 में भाग कर दें, 6 तिरिक 18, 30 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है? और लंबा सा हल करना चाहें आप हल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका तो यही रहेगा। ओके, प्रश्न में क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा बनता है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। अब देखो अगर जिन्होंने भी इस चीज को पढ़ा होगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने को, तो वो तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। कैसे? कैसे कि भाई देखो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया अवतल दर्पण और ऐसे अवतल दर्पण पूरा बन गया। यहाँ पे हो गया भैया वक्रता केंद्र सी और यहाँ पे हो गया फोकस दूरी एफ। ठीक है, फोकस एफ। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है, तब वस्तु के समान उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि ठीक है समान आकार वास्तविक उल्टा तभी बनता है जब वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है जाता है। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो ये अगर 20 है तो ये वाला भी 20 होगा। ठीक है? मतलब वही 20 है भाई। और वक्रता केंद्र भी अपना कहाँ पे होगा? 20 सेंटीमीटर यानी कि वक्रता केंद्र दर्पण से का वक्रता केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी। ठीक? या फिर वक्रता त्रिज्या आप कह सकते हैं, ये भी 20 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। ठीक? तो कहने का मामला बस इतना सा है कि समान आकार वास्तविक और उल्टा ये जो प्रतिबिंब है, ये तभी बनता है जब वक्रता केंद्र पे रखा जाता है। ठीक? तो अगर प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है तो वस्तु भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है और वक्रता त्रिज्या या फिर वक्रता केंद्र से दर्पण की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक? तो यहाँ पे बिना कुछ हल किए आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक? बाकी हल करने वाले लोग हल कर सकते हैं। तो अगला वाला प्रश्न ये है कि दिए गए समूह में सही डाबे-रायनर त्रिक का चयन कीजिए। अब डाबे-रायनर त्रिक होती क्या है? तो भाई साहब ये है डाबे-रायनर का त्रिक, जो नियम होता है कि जो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान सेंट्रल एलिमेंट जो बीच में रहता है का, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो बाकी दो के
परमाणु द्रव्यमान के मीन मतलब कि औसत के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे विकल्प देख सकते हैं। जैसे देखेंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। इसमें 7 और 39 को जोड़ा है, 2 से भाग किया है तो 23 मिल गया, जो कि बीच वाले के बराबर है। ठीक? तो ऐसा ही यहाँ पे कई लोग मिले हैं। अब कई लोग मिले हैं तो इसमें क्या है कि सबको याद रहेगा। तो जो लोग याद रख पाते हैं वो याद रखते हैं, अपन तो याद नहीं रख पाते हैं। अपन को जो विकल्प में दिखाई दे रहा है वो यही वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये वाला अपना सही जवाब है। हालाँकि अब यार ये याद रह पाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है। तो ये सही जवाब है। हालाँकि इसको याद रखना पड़ेगा भाई, अपने से ना हो पाएगा। अपन आगे वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। देखो भाई, पिछले प्रश्न में मामला बस इतना था कि यार उसमें एक छोटी-सी चीज़ को याद करने में इतना ज़्यादा नियम था, और जो हाई स्कूल, इंटर में इसको अच्छे से पढ़ा होगा वही इसको आगे हल कर पाएगा, मतलब उसके लिए याद रह पाएगा। और नहीं पढ़ा रहेगा, जैसे अपन को अब हमको जैसे त्रिकोणमिति के ढेर सारे फ़ॉर्मूले याद रहते हैं, ठीक है? तो वो आसानी से कर लेते हैं। तो सभी का अपना-अपना प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट होता है। फिलहाल इस प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ पे हमको वही अपना सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि क्या हो सकता है, ठीक? तो यहाँ पे 6 से 27 हो रहा है, 12 से 54 हो रहा है, वैसे ही 8 से क्या बन पाएगा? तो भाई साहब यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका बना हुआ है, बहुत जल्दी मिल पाया, ये मिल गया। ये देखिए, जैसे 6 है और 27 तो 3 का घन होता है, तो हमने 2 से भाग किया तो हमको 3 मिल गया था। काटने के बाद क्या मिल गया? 3 मिल गया। हमने कहा यार क्यों ना 9 से गुणा कर दिया जाए, तो हमको 27 मिल गया। समझ में आ गया। हमने कहा ऐसे ही 12 में कर लेते हैं, 2 से भाग किया 6 मिल गया, फिर गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 छक 54 मिल गया, सिंपल है। ऐसे ही 8 में अपना 2 से भाग कर दिया, 4 मिल गया, फिर इसमें 6 से सॉरी सॉरी किससे 9 से गुणा करना था। 9 चौक 36, 36 आ गया। तो बहुत ये सिंपल, थोड़ा जल्दी मिल गया ये। और ज़्यादा दिमाग लगवाता तो फिर देखा जाता। फिलहाल तो अच्छा है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कुछ ख़ास है नहीं। प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़, गुणे का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? तो थोड़ा-सा ज़ूम कर सकते हैं हम। इतना तो ज़ूम कर ही सकते हैं। तो फिर देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। गुणे का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पे घटा लेते हैं। और 16 में से 6 गए 10, ठीक है? और माइनस अर्थ जोड़ है। और भाग का अर्थ गुणा है, तो 3 गुणिया 6 कर लेते हैं। ये मझले कोष्ठक में था, इसे बंद कर लेते हैं। और प्लस का अर्थ भाग है, लो भाई अब भाग बन गया। घटाने का अर्थ जोड़ है, तो ये 4 4 8 हो गया, ठीक? बड़ा वाला कोष्ठक बंद कर लेते हैं। भाग का अर्थ गुणा होता है, यहाँ पे गुणते 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे चिन्ह बदल चुके हैं, ये ना सोचिएगा कि अब फिर से चिन्ह बदलना है, ना। ये 10 6 16 हो चुका है, उसमें भाग हो रहा है 8 से, कट के 2 मिल चुका है, गुणित 2 बराबर 4। बार-बार चिन्ह नहीं बदलना है, केवल एक बार चिन्ह बदलना है भाई साहब, याद रखिएगा। नहीं पता चला यहाँ पे सर चिन्ह तो बदलना था, आपने बदला नहीं यहाँ पे। भाई एक बार बदल चुके हैं, बार-बार नहीं बदलना है, ठीक? ओके, तो 4 मिल गया हमारा उत्तर, आगे चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएँ उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएँ और 3 पुरुष इस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अच्छा, 5 महिलाएँ और 3 पुरुष, वही सेम टू सेम तो दिया नहीं, 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 वही दिया है कि नहीं दिया गया है? 5 6 महिलाएँ थी, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। अपन करते हैं, देखिए एमडीएच लगाते हैं, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। मैन या फिर आदमी या फिर औरत, दिन, घंटे बटा काम, ये रहता है। अब ये पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा 6 महिलाएँ 5 दिन में कर रही हैं। ये मैन हो गया, ये वूमेन हो गया, ठीक? काट देते हैं, 6 से कट जा रहा है, तो 3 मैन, सॉरी 3 मैन बराबर 5 वूमेन हो जाएगा, ठीक है? 5 महिलाएँ 3 मैन के बराबर हो जाएँगी। इतना समझ में आ गया। तो 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, तो 3 मैन गुणित 6 दिन बराबर। यहाँ पे देखेंगे 5 महिलाएँ कहा गया था, तो 5 महिलाएँ 3 पुरुषों के बराबर होती है, तो 3 पुरुष रख देंगे प्लस 3 पुरुष और हैं। तो 3-3 6 पुरुष हो गए, 6 मैन कितने दिन में करेंगे? मैन से मैन कट गया, 6 से 6 कट गया, एक्स बराबर 3 दिन, सिंपल सा आ गया 3 दिन। दूसरा वाला विकल्प बहुत सिंपल था ये तो। थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और काम खत्म। अब प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आएगी। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं 1.1 से जो 1.2 हो रहा है, इसमें 0.1 की बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर 0.2 बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है भैया, 0.4 बढ़ रहा है।
और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 7 5 8 7 15, हाँ 0.7 बढ़ रहा है। यहाँ पर देख लेंगे 0.1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देख लेंगे 0.2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देख लेंगे 0.3 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 0.4 की वृद्धि होनी चाहिए और यहाँ पे 0.741 होना चाहिए। हालांकि ये ऐसे ना होकर के 1.1 हो जाएगा, ठीक है। 0.11 होने के बजाय 1.1 हो जाएगा। और ये 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 मिल जाएगा, 0.2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3.6 हो जाएगा। पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न रहा ये। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हाँ, मैंने अभी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो ज़्यादातर जो श्रृंखलाएँ दी गई हैं वो एक ही सीरीज़ में हो जाती हैं। डबल सीरीज़ को लेके मतलब कि 2 बार ये झालर बनाने वाला जो डिज़ाइन बन रहा है, ये 2 बार करने वाला पहला ऐसा प्रश्न मिला है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है और इसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लंबी सी अभिक्रिया होती है। अभी तो फ़िलहाल आप ये ऑक्सीकरण समझ लें, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि निश्चित कूट भाषा में ये मैच को ये लिखा जा रहा है। देख लेते हैं, m से n +1 दिखाई दे रहा है, a से d +3 दिखाई दे रहा है, t से y, t होता है 20 पे, y होता है 25 पे, +5 हमको दिखाई दे रहा है, c होता है 3 पे, j होता है 10 पे ना, तो +7 हमको दिखाई दे रहा है और अगला है +9 होना चाहिए, संभावना तो यही है। h होता है 8 पर, q होता है 17 पे, 8 9 17 सही बात है। और मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ इसमें भी हो रही होगी। s से t हो रहा है, k से n हो रहा है, k 11 पे होता है, n होता है 14 पे, किंग जोड़ रहा है। मतलब मामला तो वही पूरा बना हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसका। c में 1 जोड़ देंगे तो d हो जाएगा, ठीक है, d हो गया, यानी पहले दोनों विकल्प गलत हो गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरे और चौथे में हमको खाली जे और के को निर्धारित कर लेना है और काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। एच भैया होता है कितने पे, 8 पे होता है, 8 3 11, 11 पे कौन होता है, के होता है। तो के वाला अपना सही जवाब हो गया। पूरा डिटेल में हल करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब विकल्प देख कर के अपने ने डी के देख लिया, बस यही अपना सही जवाब है। पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर मिल गया है। अगला जो प्रश्न है वो कथन निष्कर्ष का प्रश्न हो जाता है। आइए चलिए कथन और निष्कर्ष को देखते हैं। प्रयास करेंगे, अच्छा सर्कल बनाएँ। कह रहे हैं सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, कुछ चमगादड़ विषाणु हैं, सभी विषाणु रोग हैं। अच्छा ठीक, तो हमने समझ लिया। पहला वाला सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं, तो ये हमने चमगादड़ बना दिया जो कि स्तनधारी हो गए। ये हो गए चमगादड़, ये हो गए स्तनधारी, ठीक। और कुछ चमगादड़ विषाणु हैं, तो चमगादड़ का कुछ हिस्सा विषाणु है, वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया विषाणु, विषाणु, ठीक, विषाणु हो गया। और सभी विषाणु रोग है, जितने भी विषाणु हैं वो रोग हैं। अब ये वाला हिस्सा बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ऐसी बात है। रोग, ये हमने बना लिया, ठीक है। निष्कर्ष देते हैं, कुछ चमगादड़ रोग हैं, चमगादड़ का कुछ हिस्सा रोग में है, एकदम सही बात है। चमगादड़ और रोग को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो पहला वाला कथन एकदम पालन करता है। कुछ स्तनधारी विषाणु हैं, स्तनधारी विषाणु, कुछ स्तनधारी विषाणु, विषाणु बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल सही बात है। स्तनधारी ये बड़ा वाला है, विषाणु छोटा वाला ये वाला। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला तो रोग वाला है, ठीक है। लेकिन ये वाला तो विषाणु है जो स्तनधारी के अंदर आता है, तो स्तनधारी कुछ स्तनधारी विषाणु है, एकदम सही बात है। दोनों ही पालन करते हैं। तो यहाँ पे हम विकल्प में देखेंगे, तो यहाँ पे दोनों एक निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें संख्या प्रतीक श्रृंखला दी गई है और प्रश्न में कहा गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, बाएं से दाएं देखना है, जिनके ठीक बाद में सम संख्या और पहले एक विषम संख्या है, यानी कि पहले विषम है, फिर एक प्रतीक है, फिर एक सम है, ऐसा एक हिस्सा देखना है। तो चलिए विषम संख्या को खोजना शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए 3 दिखाई दे रहा है कि विषम संख्या है, तो विषम के बाद प्रतीक होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे एक विषम है, फिर प्रतीक है और फिर सम संख्या है, तो यहाँ पे एक हिस्सा तो बन गया। फिर कोई एक विषम देखते हैं, जैसे 7 एक विषम संख्या है, उसके बाद एक प्रतीक है लेकिन सम संख्या होनी चाहिए, तो नहीं है। फिर कोई विषम संख्या, यहाँ पे देखेंगे 5 विषम संख्या, प्रतीक, फिर सम संख्या, यहाँ पे एक और जोड़ा बन चुका है। फिर कोई विषम, यहाँ पे 3 विषम तो है, फिर आगे नहीं कोई काम नहीं बन पा रहा, तो 2 बार ऐसा हुआ है, तो 2 अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला वाला प्रश्न जहाँ है इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हीरोन का सूत्र लगेगा, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप s बराबर होता है ABC बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल फिर बटा 2, तो 4 2 6 3 36 बटा 2 18 मिल गया है, ठीक।
फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर आप फार्मूला जानते होंगे शायद, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ऐसा होता है। तो पहले तो 18 लिख लेंगे, फिर 18 में अपना एक 10 घटा देते हैं 8 मिल जाता है, फिर 18 में अपना 12 घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा, फिर 18 में सी 14 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। और हम यहाँ पे 9 दूनी 18 कर ले रहे हैं, 9 दूनी 18, 8 8 को लिख देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक। और 6 हो गया है और 4 हो गया, इतना हो गया। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, इन दोनों का जोड़ा बन गया 2 बन गया, 4 4 का जोड़ा बन गया तो 4 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर 6 रह गया। 4 दुनिया 8 तरीक 24, 24 अंडर रूट 6, 24 अंडर रूट 6 दूसरा विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm है और लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। तार की प्रतिरोधकता जो है 2.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक। तो प्रतिरोध का पहले मैं सूत्र बता देता हूँ। सूत्र देखो भैया, प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपॉन ए, ठीक। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे रो जो दिया गया है ये प्रतिरोधकता, ये ओम मीटर दी है मीटर में, तो ये mm अपना नहीं चल पाएगा। जो R है 0.5 mm है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 0.5 है। इसको अगर आप देखो 10 से भाग करोगे तो ये बदल जाएगा किसमें, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 से फिर 100 से, हाँ मतलब 1000 से टोटल भाग करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तब ये मीटर में बदल जाएगा। ओके ठीक। और दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा दो, अब 5 दो नहीं है 10 कर दो, ठीक। ये ठीक रहेगा ना? ना ठीक रहेगा, इतना अच्छी बात नहीं है। बस ये 5/10,000 रहेगा, यानी कि ये 5 गुणित 10 के घाते आप -4 लिखो, ऐसा लिखो, ठीक। आगे चलो चलो मान रख देते हैं 2.5 रहेगा। एल की वैल्यू गुणित 10 की घाते अपना -8 रहेगा। एल की वैल्यू अपने क्या है, 100 मीटर है, तो 100 तो रहेगी ही रहेगी, बटे अब यहाँ पे त्रिज्या देखो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये जो तार होता है ये बेलनाकार होता है, ऐसा आकार का होता है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहेगा। ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर मतलब यही अपना जो दिया है निकाला ना, 5 गुणित 10 की घाते 4, इसी को 2 बार लिखेंगे। 5 गुणित 10 की घाते -4 को 5 गुणित 10 की घाते -4 को हमने 2 बार लिखा। 5 से काट दिया, 5 पचम 25, फिर 5 से काट दिया, 0.1 मिल गया है। 0.1 जो है इसके साथ जब पूरा कर देगा तो एक जीरो हटा देगा, यानी 10 अकेले बचेगा, ये हो जाएगा 10 अकेले बचेगा। और 10 की घाते जो -4 है और 10 की घाते -4 गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, 10 की घाते हो जाएगी -8, 10 की घाते -8 कट जाएगी। ऊपर मात्र 10 बचा है, नीचे बचा है पाई, तो 10/पाई ओम जो हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा और अच्छा बोरिंग क्वेश्चन है, बट अगर आप समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं आए तो क्या ही कर सकते हैं। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, थोड़ी मेहनत करो यार। ठीक है, कह रहे हैं कि आओ किस राज्य की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, तो नागालैंड की भाषा है आओ। अगला प्रश्न है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था? कारण उनका ये था कि उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। बहुत ही गहरी बात है भाई, क्योंकि बदलाव तो बहुत सारे होते हैं पर उन्होंने एक चीज़ पर फोकस रखा। हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए सर्वांग समता का एक प्रश्न है, काफ़ी मुश्किल प्रश्न है लेकिन मैं आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी पर एडी लंब बीसी है और ई पर बीई लंब एसी है। मैं चित्र बना करके आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा अच्छा चित्र बन जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी मेहनत से अच्छा चित्र बन गया, एबीसी बन गया। देखिए यहाँ से लंब है डी, ये हमारा बन गया। बी से लंब है यहाँ पे ई, ये बन गया। लंब है तो 90 अंश का कोण बनाना तय है, लंब यहीं पे कहा गया था, ठीक है। और यहाँ पे बी एफ ए सी के बराबर है। देखेंगे यहाँ पे पहली बात तो ये जो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे बीच में काट रहे हैं उस वाले बिंदु को एफ कहा गया है। अरे यार मैंने बहुत गंदा लिख दिया, एफ, ये वाले बिंदु को एफ कहा गया है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये बराबर है ए सी के, ठीक। अब हमको यहाँ पे कौन सा सर्वांग है सिद्ध करना है। सर्वांग के लिए मैं थोड़ा सा पहचान आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आगे की ओर सब में सी ए डी ही लिखा है। सी ए डी की खोज करेंगे आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है, ठीक।
ये वाला जो बड़ा-सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है CAD, ये वाले की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ये जो DFB दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे ये वाले त्रिभुज की बात, तो मैं थोड़ा-सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है जो उसके सर्वाक्षम है। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि इन चारों विकल्पों में से कौन-सा विकल्प सही है, और सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे, जैसे कि इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ACD की बात करेंगे, तो यहाँ पे 90 आपको डी पर दिखाई दे रहा है, और इस छोटे वाले त्रिभुज की, मतलब छोटा तो नहीं है, सर्वांग-सम है, यानी पूरा बराबर है। DF वाले के त्रिभुज की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी 90 आपका डी पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी में आगे आगे वाले हिस्से में सभी जगह डी सबसे पीछे है, ठीक? तो डी पर अगर 90 बन रहा है, तो पीछे वाले में भी जहाँ डी पीछे होगा, वही वाला अपना सही जवाब होगा। तो 2 जगहों पे हमको डी पीछे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों गलत है। ओके? अब हम देखेंगे कि बीएफ और एफबी में क्या सही हो सकता है। इसके लिए कौन-सा कोण किसके साथ सही सटीक खाएगा, उसके लिए हमको देखना है कि देखिए यहाँ पर मैं इस छोटे से त्रिभुज और इस त्रिभुज से तुलना करने वाला हूँ। क्या तुलना करने वाला हूँ कि एक तो 90 अंश का कोण दोनों में दिखाई दे रहा है। दूसरा आप कहेंगे कि ये वाला देखिए शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अगर 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला जो कोण A है, जो कि बड़े वाले त्रिभुज में भी शामिल है, वही वाला कोण, वो वाला इधर वाले कोण B के बराबर होगा, क्योंकि 2 कोण तो बराबर था, तीसरा कोण कोण भी बराबर हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का A वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के B वाले कोण के बराबर है। यानी A के सामने B होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बीच में रहे, ए बीच में है, और हमने देखा कि बी उसके बराबर है, तो बी भी बीच में होना चाहिए। तो हमारा ये दूसरे ऑप्शन में बी बीच में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना सही जवाब है। चौथा वाला इस वजह से गलत हो गया है, ठीक है? तो मैंने काफ़ी मेहनत करके, प्रयास करके इसको छोटा से छोटा करने का प्रयास किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वाला प्रश्न देखना है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 6 विद्यार्थी विद्यालय के किसी असाइनमेंट को के लिए एक वृत्ताकार केंद्र मेज पर के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब 6 विद्यार्थी हैं, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, और मोटा सर्कल काफ़ी ऊपर है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। 6 लोगों को बिठाने के लिए ये हमने खींच लिया, अब 6 लोग बैठ गए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। एक्स है डब्ल्यू के बगल में बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है ये भी थोड़ा सा फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे वी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। हम यहाँ पे डब्ल्यू को बिठा देते हैं, बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान, यानी कि ठीक सामने वी बैठा है। और एक्स डब्ल्यू के बगल बैठा है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, वो अपन बाद में बिठाएंगे, बाद में देख लेंगे। यू जो है वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू है वाई के ठीक बगल दाएं में बैठा है। अच्छा, छोड़ो, जाने दो, वो बाद में देखेंगे, ये भी फिक्स नहीं हो रहा है। वी एक्स के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। वी जो है एक्स के दाहिनी ओर, एक्स को यहाँ बिठाओ, क्या बिठाओ भैया, एक्स को यहाँ बिठाओ, तब इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे वी बैठ पाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डब्ल्यू के बगल में भी हो गया, और वहाँ पे जहाँ बिठाना था वो भी बैठ गया, वी के साथ भी अपना कनेक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं यू और वाई का। तो यू वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू वाई के, वाई पहले बिठाओ, वाई के ठीक दाहिनी ओर यू को बिठा दो यहाँ पर, ठीक है? तभी दाहिनी ओर बैठ पाएगा, और जेड बच गए तो यहाँ बैठा दो। अब प्रश्न है कि जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? अब जेड यहाँ पे है, जेड के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक सामने कौन बैठा है? तो यू बैठा है। काफ़ी अच्छा सवाल था ये भाई, और काफ़ी इसमें क्या है कि लाइन से नहीं दिया है, थोड़ा-सा मिसमैच दिया है, आगे-पीछे दिया है, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ रहा है। तो बाकी बढ़िया प्रश्न है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है, ठीक? अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजक हैं? व्यंजक नहीं, व्यंजन, जिसमें से ठीक के प्रत्येक के पहले एक स्वर और बाद में भी एक स्वर हो। यानी कि स्वर, फिर व्यंजन, और फिर स्वर हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। स्वर में आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ठीक? ये 5 स्वर होते हैं। थोड़ा ज़ूम करेंगे, स्वर, व्यंजन, स्वर तलाशेंगे। सबसे पहले तो स्वर की तलाश कर लेते हैं। हमको स्वर ओ दिखाई दे रहा है, ओ से पहले कोई स्वर नहीं है। बीच में व्यंजन के है, और बाद में आई भी है। एकदम सही जवाब, यहाँ पे 1 मिल गया है। और आगे कोई स्वर दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है। यू के बाद जी है, ना, ना, काम नहीं बन पा रहा।
यू के बाद वाई, यू के बाद वाई फिर जी है। अब यहाँ पे देखो ए वी ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, तो केवल दो ही लोग तो बन पाए, श्रृंखला ही अपनी खत्म हो गई। तो दो सही जवाब हो गया। ठीक, चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि मैथ का एक सामान्य सा सरल सा प्रश्न है, जिसमें हमको पहले तो ये हल करना होगा। दो की घाते पाँच का मतलब क्या होता है? दो को पाँच बार लिख लो, ठीक है, और बटे चार हो रहा है, भागे चार हो रहा है, ये दो ठीक कट जाएगा, दो दूनी चार दूनी या आठ बचेगा, क्या बचेगा? आठ। एकदम सामान्य सा तरीका। अब कोष्टक हट गया है, पहले भाग करेंगे, ठीक है, भागे आगे देखिए 40 है, और ये बड़ा वाला मतलब मझला वाला कोष्टक किधर लगा इसका कोई मतलब ही नहीं है, और गुणते अपना 125 है। पहले 8 पंचे 40 पाँच कर लो, और 25 125 पंचे कितना होता है? 625 होता है। गुणा करोगे तो मिल जाएगा 25, 5 पचम 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगे 1, 5 एकम 5 एक 6, 625। तो सिंपल था, काफ़ी काफ़ी आसान। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है? सबसे पहले बात तो ये सभी द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में जिसके मूल वास्तविक नहीं होते उसका विभेद कर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है 0 से, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू मिल जाती है। इसको हल करने के बाद माइनस में मान मिल जाएगा। कैसे? देखिए बी स्क्वायर यानी कि बीच वाले का वर्ग, माइनस 4 का वर्ग 4 चौके 16, माइनस 4, ए मतलब 1, सी मतलब -3, 4 तिहाई 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 12। अब ये मान तो ऋणात्मक होने नहीं वाला, तो इसके क्या कहते हैं? मूल वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक होना, ठीक है? वास्तविक नहीं होने का मतलब काल्पनिक होना, ऋणात्मक होना, ठीक है? तब ये पहले वाले विकल्प में तो नहीं मिल पाया। दूसरे को देख लो, -7 का वर्ग 49, ठीक? माइनस 4a, ए मतलब 1, यहाँ पे 1 है, सी मतलब 5, 4 पंचे 20, 49 में 20 घटाओगे 29 बच जाएगा, जो कि धनात्मक होगा। ऋणात्मक हमें चाहिए, धनात्मक से काम नहीं चलेगा अपना। इसकी बात कर लेते हैं तीसरे विकल्प की, -14 का वर्ग, 14 14 हमें 196, ठीक? -4, ए मतलब 6, ए मतलब आगे वाला गिनती 6, सी मतलब पीछे वाली गिनती 9, ठीक? इनका गुणा करा लेते हैं। किसका गुणा करा ले? काफ़ी मुश्किल लग रहा है यार। 6 चौके 24 होता है, 9 चौक 36, हंसी लगे 3, 9 दूनी 18, 3 18 3 21। देखो 196 में 216 घटा रहे हैं, 196 में 216 घटाने का मतलब सीधा-सीधा एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होना। जब ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गई तो यही के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तीसरे वाले के ही, तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही चेक करना है, ठीक है? इसको ज़रूरी नहीं है कि आप घटा के आंसर ही पहुँचो, माइनस में मिल जाएगा, इतना कॉमन सेंस तो अपना है ना, छोटी गिनती बड़ी गिनती घटाने ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, तो ये समझ में आ गया। तो 73 का तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो गया। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसमें काफ़ी खतरनाक प्रश्न दिखाई दे रहा है, बट ये सारे समूह दिखाई दे रहे हैं ना, और बड़े-बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं, इसमें सॉल्व करना है। इसमें हमको इधर की ओर सभी प्लस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है कि एक ही मान निकालने की बात कहता है। ये वाला घट के जो कुछ मिलेगा उधर जाके घट जाएगा। लेकिन पहले इसको जोड़कर कुछ निकालना होगा। अगर आप ऐसे जोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर-नीचे ही लिखूँगा। सबसे बड़ी गिनती ये दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि ये 13.45 है, मैंने ऐसे लिख लिया। फिर ये दिखाई दे रहा है, हालाँकि आप वैसे बिना लाइन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, छोड़ो ऐसे ही लिख लो। 1.345 ऐसे लिख लिया, और ये 13.4, अरे गंदा लिख दिया मैंने, 1.345 हो गया, और ये 13.45 हो गया, और ये 0.1354 हो गया, और ये 0.0596 हो गया। ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भैया 6 4 10 का 0 यहाँ से लाके 1 हो जाएगा, 5 5 10 9 19, 1 20 का 0 यहाँ से लाके 2 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 और 13 च 17 17 2 19, हँसी लगे 1, और 3 1 4 4 4 8 1 9 दशमलव, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो हमको इतना मिल गया 14.99। इधर वाला अपना घटा लेते हैं, ठीक? तो 11.453 है, उसमें 0.543 घट जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 दशम, यहाँ पे यहाँ से लेंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे तो सीधे-सीधे 10 बच जाएगा, यानी 10.91 है। तो 10.91, ये वाले कोई मतलब नहीं, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है? 9 में से 9 गया तो 0, दशमलव 4 में से कुछ नहीं गया, तो 4, 1 में से गया खत्म, 4.08, पहला वाला ऑप्शन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था भाई। अगर आप डायरेक्ट वैसे ही घटा पाते हो, जोड़ पाते हो तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं कर। अगला प्रश्न है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों इनपुट्स की लागत का क्या अभिप्राय है? तो अंतर्निहित लागत, ये क्यों है? बस अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई दी गई है।
यानी 1/2 आधार गुणते ऊँचाई लगाना है बस। यानी सिंपल हमको मैथमेटिक्स करा रहा है ये। अच्छा खेला खेल रहा है। तो देखो भैया 1/2 आधार यानी कि 126.4 गुणित 54.8। 2 से काट दो इसको, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 दशमलव 2 दूनी 4। यानी कि बस हमको सीधे-सीधे इनका गुणा करना है, ठीक है? यानी कि 63.2 और 5 4 8 यानी कि 54.8 को गुणा करना है। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगे 1, ठीक? और 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 1 25 हासिल लगे 2। अच्छा जी, इतना काम तो बन जाना नहीं चाहिए। नहीं, 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 नहीं। यार 36-36 सेम टू सेम 3 बहुत आगे तक सेम टू सेम दिया है, इस वजह से नहीं बनेगा, पूरा ही करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 हासिल लगेगा, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 से 25 हासिल लगे तो 8 छंग 48, 49, 50। इतना हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 से 25, 5 दूनी 10 हासिल लगे 1, 5 तिहाई 15, 1 16 हासिल लगे 5 छंग 30 से 31। तो यहाँ पे 6 हो गया। 8 8 5 8 5 13, 13 8 5 13 हासिल लगे 1। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 5 10 6 16 हासिल लगे 1, 2 1 3 1 4 3। अरे कितना गंदा लिख दिया मैंने। 3 4 6, 3 3 6, 2 अंकों पे दशमलव। हाँ ठीक है। ये कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? पहला वाला विकल्प ही दिखाई दे रहा है, तो उत्तर मिल गया। मैंने बहुत गंदे तरीके से लिखा, पेन से लिखता तो छोटा छोटा लिखता। अभी यार देखो, खैर जाने दो, गरीब आदमी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो कि श्वसन वर्णक है वो मौजूद होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बादल सफ़ेद दिखते हैं, कुछ बादल सफ़ेद दिखते हैं, कुछ काले भी दिखते हैं, पर सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें, देखो यहाँ पे दृश्य प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्यों को लगभग समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णित करती हैं। इसका क्या मतलब हो गया? प्रकीर्णन जो होता है वो सभी प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है, दिखाई देने वाला प्रकाश होता है, उसके सभी तरंग दैर्ध्यों को समान लगभग समान तीव्रता से जब प्रकटित करेगा, तभी वो क्या होगा भैया, आपको सफ़ेद दिखाई देगा। और कोई भी अगर ना करे तो काला दिखाई देने लगेगा। और जैसे शाम के वक़्त केवल लाल-लाल दिखाई देता है, तो लाल को ही प्रकीर्णित कर पाता है, ठीक? और आसमान जो होता है, वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं, वो नीले रंग को प्रकटित करती हैं, जिस वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये सारी बातें होती हैं। अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किसका उपयोग करता है? तो भैया CaSO4 N2 मतलब हाफ H2O, ये जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि प्लास्टर बांधने में मदद करता है। तो CaSO4 N2 हाफ H2O। भाई यार मेंटल के बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें बड़ा सा क्वेश्चन, छोटा सा उत्तर क्या है। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया, तो प्राप्त सभी संतति यानी संतान लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया, तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? तो गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। ठीक है, गोल बीज लंबे पौधे। ओके। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया कि 5,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को 5% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया गया। दूसरे भाग को 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया गया। प्राप्त कुल ब्याज 325 रुपये है। तो ए में जमा की गई राशि कितनी थी? तो भैया ए में जमा की गई राशि को आप मान लीजिए ₹100 थी और उसका दर था कितना? 5। 1 साल के लिए जमा किया गया था। ठीक है, धनराशि को कुल वार्षिक ब्याज, ठीक है? 1 साल के लिए, ठीक है? तो बटा 100 ये हो गया। और 5,000 में x घटा दो, ठीक है? ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए जमा किए गए बटे 100 बट बराबर 325 इतना रहेगा। ये दोनों के बटे में 100 है, वो 100 को उधर ले जाके गुणा करेंगे फिलहाल। यहाँ पे देखो ये 5x, ओके? प्लस ये 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 के बाद 3 जीरो था, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, माइनस ये 10, सॉरी माइनस 10 x हो जाएगा। और ये 3 2 5 था, हमने कहा 2 जीरो इसमें बढ़ाने के लिए, यही वाला जो 100 है
वो उधर जाएगा, ठीक। तो 5 में से 10 घट जाएगा, तो हमारा -5 ही एक्स मिल जाएगा। 5,000 को उधर भेज दो, जाके घट जाए। हालाँकि 5,000 सॉरी 50,000 32,000 है, 32,500 है, उल्टा ही घटाना होगा। तो ये डबल ज़ीरो ऐसे रहेगा, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ये भी माइनस में ही मिलेगा क्योंकि उल्टा ही घटाना हो रहा था। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15 बचेगा 2, 5 बचे 25, डबल ज़ीरो 25 डबल ज़ीरो 35 डबल ज़ीरो यानी कि 3,500। तो सही जवाब हो गया। काफ़ी अच्छा वाला प्रश्न था, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था। तो हमने इसको ऐसे मान के किया, आप अपने तरीके से कर सकते हो जैसा भी जिनको ठीक लगे। विकल्प से भी ट्राई कर सकते हो, पर जितना हमको आया हमने करके दिखाया। अगला प्रश्न है कि भारत में एक का नाम उत्तरी सरकार है। तो तटीय मैदान का एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है। होगा भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तट पर है। तो पारादीप जो बंदरगाह है वो उत्तरी तट पर है, बाकी पश्चिमी तट पर होंगे भाई। इसमें प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। लीप वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है और वह सन जो होता है वो 4 से कट जाता है, ठीक है, वो लीप वर्ष होता है। जैसे कि कोई बात नहीं है। आगे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। नहीं है मतलब बाकी सब लीप वर्ष हैं, वो नहीं है। जब देखो पीछे डबल ज़ीरो दिखाई देने लगे तो वो सभी गिनतियाँ तो अपनी किससे कट जाती हैं? 4 से कट जाती हैं। लेकिन जब ऐसा वाला इसे पीछे डबल ज़ीरो दिखाई दे तो हम 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं और 400 से अगर कट जाता है तब वो लीप वर्ष होता है, ठीक है? और नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं होता है। तो जैसे ही डबल ज़ीरो तो ऐसे ही सब कट जाएँगे। आपको बस 4 से चेक करना है कि 4 से कटेगा, नहीं तो 4 से 88 कट जाएगा। डबल 2 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मिल जाएगा। ये देखिए 4 एकम 4 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 26 नहीं कटेगा, 4 छंग 24 दशमलव चला जाएगा, तो 2600 जो हो गया अपना सही जवाब हो गया। लीप वर्ष का मतलब समझ गया ना? जब पीछे डबल ज़ीरो दिखाई देने लगे तब हम 400 से भाग करते हैं, यही नियम होता है। और अगला वाला प्रश्न देखते हैं जो कि कथन निष्कर्ष का प्रश्न होता है, तो थोड़ा ज़ूम करेंगे तब हम चित्र बना पाएँगे भाई। कह रहे हैं कुछ मकड़ियाँ इल्लियाँ हैं, चलो देखते हैं। ये मकड़ी हो गई, ये इल्ली हो गई। ये हमने बना दिया मकड़ी, ये हो गया इल्ली। कोई इल्ली टिड्डा नहीं है, वाह भाई वाह! टिड्डा अलग ही चल रहा है, लो भैया। ये टिड टिड सॉरी 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 टिड्डा टिड्डा टिड्डा। मैंने कोशिश की है तो टिड्डा बनाने की, कितना गंदा टिड्डा बना है। सभी टिड्डे खटमल हैं, वाह साहब। लो भैया सभी टिड्डे खटमल हो गए, क्या हो गया? खटमल हो गए हैं। देखते हैं निष्कर्ष में। कुछ खटमल इल्लियाँ नहीं हैं। खटमल इल्लियों से बहुत दूर का रिश्ता है, कोई कनेक्शन ऊपर था नहीं, तो उसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। तो यहाँ पे खटमल इल्लियाँ नहीं हैं, कुछ खटमल या फिर कह दें कोई खटमल, कुछ खटमल इल्लियाँ नहीं है, एकदम सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें इल्लियाँ नहीं है। सभी इल्लियाँ मकड़ियाँ हैं, जितनी इल्लियाँ हैं वो मकड़ियाँ, गलत बात, वो कुछ हैं, सभी नहीं हो पाएँगी। सभी खटमल टिड्डे हैं, जितने खटमल वो टिड्डे ना, सभी टिड्डे खटमल हैं, बट सभी खटमल टिड्डे हो पाएँ ऐसा नहीं है। तो इसमें ये वाला गलत है, तो केवल पहला वाला ही सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष एक पालन करता है। देखो भाई बच्चों वाला सवाल आ गया है कि एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है, उसे प्रत्येक मीटर कपड़े के यानी कि 1 मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े को कुल कितने टुकड़ों में टुकड़े काटे जा सकते हैं? भाई 1 मीटर टुकड़े को काट रहे हो 5 टुकड़ों में। अगर 2 मीटर होगा तो 5 दूनी या 10 टुकड़े हैं। तो 22 अगर मीटर है तो 5 से गुणा कर देंगे भाई। ठीक है? 5 दूनी या 10, 5 दूनी 10 एक 11, 111 टुकड़े, 110 टुकड़े। कहना क्या चाहते हो? इतने सिंपल सवाल क्यों देते हो? डर लग जाता है भाई। थोड़ी मेहनत वाला सवाल दिया करो। हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। मैं हेलो दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ? दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? इसमें क्या किसका अपचयन हो रहा है? देखिए भाई बात ये है कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका ऑक्सीकरण और जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा उसका अपचयन। और ऑक्सीकरण और अपचयन खाली आगे वाले जो दिए गए हैं इन्हीं में से हो सकता है, पीछे वाले से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक? अब देखो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन अलग हो गया है। तो ऑक्सीजन किसके साथ अलग हुआ? ये फेरिक ऑक्साइड जो है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे लोहा या आयरन कहना गलत होगा। लोहा देखो भैया,
ये जो लोहा आयरन कहा गया है ये वाला है, ठीक है? और हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीकरण या अपचयन तो होता ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ओके? दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये वाला है और एल्युमिनियम यहाँ पे ये वाला है और फेरिक ऑक्साइड ये वाला है, ठीक? तो यहाँ पे आपने समझ लिया? क्या समझ लिया कि क्या समझ लिया कि इधर वाले मटेरियल का ऑक्सीकरण या अपचयन का कोई काउंटिंग नहीं होती, ये होता ही नहीं है। ये लोग उधर चले जाएँ तब हो सकता है, बाईं तरफ, ठीक है? दाहिनी तरफ जो है, तो ये जो आयरन है ये वाला और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड ये वाला, ये तो अपना गलत हो गया। किसके साथ ऑक्सीजन अलग हो रहा है? इसके साथ ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है? इसमें सबसे कन्फ्यूज़न वाला काम ये रहता है कि आयरन लिखा जाए कि फेरिक ऑक्साइड उत्तर दिया जाए, यही कन्फ्यूज़न होता है। पर उत्तर तो आपने समझ लिया ना कि ये पूरा नाम बताया जाएगा, ना कि फेरस या फिर लोहा या फिर आयरन कहा जाएगा। पूरा नाम बताना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पाई चार्ट दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा पूरे दिन 24 घंटे का समय का उपयोग दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन देखो, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ये वाला स्कूल टाइम का हो गया, ये सोने का हो गया, ये हो गया सेल्फ स्टडी, ये 8 पीला वाला खेलने का हो गया, ये वाला अदर का हो गया। इसमें स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी और स्कूल की पढ़ाई के लिए प्रयुक्त घंटों की संख्याओं के बीच लगभग कितना अंतर कितना है? तो भैया यहाँ पे स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी ये वाला है 16% वाला, ठीक है? और स्कूल की पढ़ाई स्कूल टाइम ये 30% वाला है। तो इनके प्रयुक्त घंटों की संख्याओं में बीच का लगभग में अंतर कितना है ये हमको बताना है। तो भैया 30% ये है, 16% ये है, 30 का 16 हटाएँगे, 30 में 16 घटाएँगे तो 14% मिल जाएगा। तो 24 घंटा का टोटल समय होता है, उसका 14% हमको निकालना है। तो हम बस यही करेंगे, गुणा कर लें यार, कहाँ बताएँ ये? देखो 14 छः 14 चौके 14 दूनी 28, 14 गए 14 चौके 56 का 86 लगे 5, 14 दूनी 28, 28 में 5 जोड़े कितना होता भैया वो? 8 5 13, 3 हाथ से लगे 1 3, अच्छा 3.36, 3 घंटे 36, 3 कौन-सा है? तो 3 वाला जो भी विकल्प दिखाई दे रहा है 3.36 लगभग देखो 3.5, देखो 3.5 का मतलब क्या है? 3.36, 3 घंटे 36 मिनट, 36 मिनट मतलब वही है 3.5 घंटे, मतलब ठीक है? साढ़े 3 घंटे का मतलब हो गया। तो 3-3 देख कर के हमने उत्तर बता दिया, ऐसे ही उत्तर दे देना है। बहुत आसान तो प्रश्न इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें लगभग वाला मामला आ गया था, पर ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाउल कट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है? तो मिज़ोरम में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है पाउल कट। या सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि यदि ये जो अनुपात में दिया गया है, समानुपात में दिया गया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल मैथ है, ठीक? बाहर का गुणा 12x, अंदर का गुणा 3 गुणित 8, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, x बराबर 2। उत्तर बहुत सिंपल सा। अगला प्रश्न है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें से उनमें इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब जो सड़ जाते हैं, सड़ सकते हैं। वे सभी पादप उत्पाद होते हैं, पौधों से उत्पादित होते हैं। वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। वे विषाक्त नहीं होते हैं। वे सभी जल में विलेय होते हैं। तो इसमें जो मूल गुण है वो होता है कि वे मूलतः जैविक होते हैं। इसका मतलब जीव जंतु वो जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों आते हैं, दोनों ही अंततः सड़ जाते हैं, ठीक? पादप उत्पाद कहना अकेले गलत होगा, क्योंकि जीव जंतु भी तो जैव न्यूनीकरणीय में आते हैं, ठीक? विषाक्त कहना कोई मतलब नहीं, जल में विलेय कहना भी कोई मतलब नहीं है। तो ये दूसरा विकल्प अपना सही जवाब है। अगला एक सिंपल मैथ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि 12,600 इसका इनके गुणनफल के बराबर है, यानी p की घाते 3 गुणित q की घाते 2 गुणित r की घाते 2 गुणित r s की घाते 1, जहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पी क्यू आर एस जो हैं वो आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में वो वो भी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्रमागत अभाज्य संख्याएं ध्यान देने वाली बात है। अब क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं और ये अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, उसमें देखो घात भी लगी है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। क्या समझाना है यहाँ पे समझो। यहाँ पे समझो कि ये जो पीछे वाले 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये सम संख्या है और
सम संख्या में 2 ठो 0 कब मिलते हैं? जब 2 ठी 2 रहा हो, उसमें 2 ठी 5 से गुणा किया गया हो, ठीक है? तब जाके मिलता है। तो और 2 अपनी एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 यहाँ पे हो सकता है और यहीं पर 2 क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या होती नहीं है और दूसरी बात ये है कि क्रमागत कह रहे हैं, ठीक है? अभाज्य संख्या कह रहे हैं और क्रमागत कह रहे हैं, ठीक है? और आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े के क्रम में भी कह रहे हैं, तो 2 से ही स्टार्ट होना मजबूरी हो जाती है। इसका ये मतलब होता है कि 2 हो गया ये वाला और फिर ये 3 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया कितना? 7। अब यहाँ पे घाते 3 हैं, 2 की घाते 3 का मतलब 2 हो गया 3 बार, ठीक है? और 3 की घाते 2 का मतलब 3 हो गया 2 बार। फिर 5 की घाते यहाँ पे देखो 2 बनी है तो गुणित सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा ना, यहाँ पे 5 गुणित 5 और ये 7 रहेगा 1 बार, 7 एक बार रहेगा। देखिए 5 और ये 5, 5 और 2, 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 ठो 0 पीछे बन जाएँगे और 3 तिरिका 9, 9 दूनी 18, 18 का 7 से गुणा, 7 आठे 56 के 86 लगे पास, 7 एकम 7 5 12 मिल गया ना? यही जो हमको दिखाई दे रहा था। इसका मतलब 2, 3, 5, 7 ही अपना सही जो अभाज्य संख्या है वो है। लेकिन फिलहाल इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे होगा 7। देखो इनका गुणा 3 दूनी ये 6 और 2 तिहाई 6, 6, 6 हो गया। अब देखो 7 माइनस में है 5 माइनस में है 7 प्लस में, 7 में से 5 घटा दो, 2 बच जाएगा, ठीक है? 6, 6 12 दूनी 14 तो 14 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो विकल्प में कि 14 अपना सही जवाब के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपने कारण समझा कि हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया था। तो बस हो गया, उत्तर मिल गया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो भाई साहब अगला वाला क्वेश्चन है कि 53 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है भाई। बहुत सिंपल है कि वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। औसत है, ठीक है? तो 4 लोग हैं, 3 की वृद्धि हो रही है, 4 तिहाई 12 किलोग्राम बढ़ रहा है। ठीक है? तो 53 वाला जा रहा है, तो जो आ रहा है उसकी वजह से 12 किलोग्राम और बढ़ जा रहा है। यानी 53 में 12 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना? 5 6 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ रहा होगा। तो 65 किलोग्राम अपना सही जवाब हो गया। ठीक है? बहुत सिंपल है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहे हैं कि रहमान एक निश्चित दूरी, एक निश्चित बिंदु F से उत्तर की ओर 20 मीटर किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ये 20 किलोमीटर उत्तर में चला गया। फिर वो अपने दाएँ मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है। लो दाहिने मुड़ गया, 15 चल गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। लो भाई साहब 20 किलोमीटर फिर चल गया। अब वह आरंभिक बिंदु F के सापेक्ष कितनी दूरी और किस दिशा में है? ये F के सापेक्ष यानी F यहाँ है, इसके सापेक्ष ये कहाँ पे है भैया? 15 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में है। इतना सिंपल क्वेश्चन? भाई कुछ तो मेहनत कर लिया करो। इतनी आसान क्वेश्चन पूछते हो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहे हैं कि इन दोनों में जो संबंध है वही इनमें से किस में संबंध है? बस। तो थोड़ा ज़ूम करेंगे तब हम तो अच्छा समझ पाएँगे। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? ए से बी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, आर से एस हो रहा है, एक-एक जुड़ रहा है। जी से एच, यू से वी, एक्स, वाई। सिंपल है। अगला वाला लिख रहा है। एम से एन, क्यू, आर, एफ, जी। सही है। एस के बाद के नहीं होता है। एच से एस नहीं होता है। ओ के बाद एन कम हो रहा है। ना, ये भी गलत है। केवल पहला वाला विकल्प है। भाई बाकियों में थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लिए होते यार, पर इनका तो मेहनत करने का मूड ही नहीं है। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि 6 दोस्त हैं ठीक है। एक गोलाकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुँह करके इस प्रकार बैठे हैं कि वो एक दूसरे के बगल में केवल 2 व्यक्तियों अच्छा कि एक दूसरे के बगल में बैठे 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। क्या मज़ाक कर रहा है? उतना तो हम समझ ही रहते हैं, समान दूरी पे ही बिठाते हैं भाई हम लोगों को। भाई कभी भी नहीं उनको अलग-अलग दूरी पे बिठाते हैं। भले भी हमारा चित्र गंदा बनता है पर वो समान दूरी पर ही बैठाते हैं। ठीक है? सारा लारा के बाईं ओर ठीक है बगल में बैठी है, लारा के बाईं ओर। पहले यहाँ पे हम लारा को बिठा देते हैं, लारा के बाईं ओर सारा को बिठा देते हैं। ये सारा मैंने लिखा है, खारा लिखा है। आई डोंट नो कुछ भी लिखा है बट आगे चलते हैं। रान टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। बैठा होगा भाई वो हम बाद में देखेंगे।
ठीक है? सारा एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, ठीक है? बाईं तीसरे स्थान का मतलब एकदम सामने बैठना होता है, ठीक है? एडम, यहाँ पे एडम बैठेगा, एडम के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान या बाईं ओर से तीसरे स्थान, वो वही रहेगा, ठीक है? सारा ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें हमने रॉन और टाइलर वाला भी छोड़ा था हमने ना, आगे देखते हैं। लारा, लारा जो है टाइलर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। टाइलर के बाईं ओर, टाइलर को यहाँ बिठा दो भैया, टाइलर को यहाँ बिठा दो, तभी लारा उसके ठीक बगल में बाईं ओर बैठ पाएगी, ठीक? अब रॉन और टाइलर वाला देख लेते हैं। रॉन जो है टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। टाइलर के दाईं ओर पहले स्थान पे एडम है, दूसरे स्थान पे रॉन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रॉन को बिठा देते हैं। ये रॉन को बिठा दिया हमने। ठीक है। टेस्सा रॉन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। टेस्सा रॉन के दाईं ओर, हाँ यहाँ पे टेस्सा बैठी है। एकदम सही बात है, टेस्सा रॉन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सारा के बाईं ओर, सारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सारा के बाईं ओर ठीक बगल में टेस्सा बैठी है। क्या कहना चाहते हो भाई? इतना आसान क्वेश्चन? और इसमें टेस्सा, रेरा, टाइलर ये सब घुसाने की क्या ज़रूरत है? ऐसी एबीसीडी दे दिए होते उससे अच्छा। यार देखो कितना गंदा लिखता हूँ मैं नाम। खैर जस्ट इग्नोर। और उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।